दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन 2022 और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शन 2022 में जनता ने बीजेपी पार्टी के नेताओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं आपको याद दिला दूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, केदार भंडारी हत्याकांड मामला, किरण नेगी हत्याकांड मामला, बिपिन रावत हत्याकांड मामला और ममता बिष्ट हत्याकांड मामले जैसे कई अनगिनत हत्याकांड मामले ऐसे हैं और कई दुराचार के मामले ऐसे हैं जो जनता के सामने नहीं आए हैं, जिनका खुलासा जनता के सामने नहीं हुआ है और जिनमें बीजेपी पार्टी के नेता और कर्मचारी पूर्ण रूप से शरीक रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, उत्तराखंड यूके ट्रिपल भर्ती परीक्षा कपड़ा 2021-22 और विधानसभा बैकडोर धांधली भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार से बीजेपी के नेता और सरकार के नेता और कर्मचारी शरीक रहे हैं, उनको इस बार के हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन 2022 और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन 2022 में भुगतना पड़ा है। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में क्या होंगे बीजेपी सरकार के, बीजेपी पार्टी के हालात, उस पर भी करते हैं बात। लेकिन उससे पहले प्रणाम नमस्कार मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, प्रणाम नमस्कार मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, प्रणाम नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र सूर्य रावत आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुका है। भाई और बहनों, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला उफान पे चल रहा है और जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता लगातार अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रही थी, उसके चलते उसको देखते हुए सरकार ने वीआईपी कौन है इसका पता लगाने के लिए सीबीआई जांच का आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट के लिए सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई सकारात्मक और खासा परिणाम देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 5 दिसंबर को हुई अंकिता की हाईकोर्ट में सुनवाई में एसआईटी के द्वारा अंकिता के हत्यारों की कोई भी चार्जशीट की फाइल जमा नहीं की गई, जिसका दुष्परिणाम दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन 2022 और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शन 2022 में बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ा है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, आने वाले इलेक्शन में भी बीजेपी सरकार में बैठे नेताओं को अगर इसी तरह से दुराचार, भ्रष्टाचार और हत्याकांडों के मामले आते रहे और इसमें लापरवाही बरती गई तो वहां भी उनके होश ठिकाने लग सकते हैं। पूरे 15 सालों से लगातार दिल्ली के एमसीडी में बीजेपी पार्टी की सरकार का कब्जा चल रहा था। लगातार दिल्ली के एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी पार्टी की सरकार सत्ता में थी, लेकिन अचानक दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 में ऐसा क्या हो जाता है कि दिल्ली की एमसीडी से बीजेपी पार्टी की सरकार पूरी तरह से नासुनाबूद हो जाती है, पूरी तरह से सत्ता से बाहर आ जाती है और उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार कब्जा कर लेती है और दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाती है। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि उत्तराखंड में होने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी सरकार के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ में यह भी माना जा रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी सरकार के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और बीजेपी सरकार के लोग लगातार अंकिता भंडारी के हत्यारों को, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है और भरसक प्रयास कर रही है और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में बहुत बड़ा रोड़ा पैदा कर रही है। साथ ही साथ में यह भी माना जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार और दुराचार के मामले भी सामने आए हैं, जिससे उत्तराखंड की जनता और देश की जनता खासा नाराज है और काफी गुस्से में है, जिसका साफ साफ दुष्परिणाम दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन 2022 और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन 2022 पर पड़ा है, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा और पूरी तरह से नासुनाबूद होना पड़ा। वहीं एमसीडी इलेक्शन 2022 में बीजेपी सरकार का सत्ता से बाहर जाने का दूसरा बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी समर्थक थे वे आम आदमी पार्टी में चले गए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को सत्ता पर काबिज होने में आसानी हुई और जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा उससे ज़्यादा नुकसान बीजेपी पार्टी को झेलना पड़ा। और दूसरी तरफ वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन 2022 की, तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी वाला फॉर्मूला अपनाया और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिजली पानी फ्री देने की घोषणा की और इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ को देते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों को विश्वास में लिया। भाई और बहनों, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए जो लोग धरने पर बैठे थे उनके साथ बर्बरता दिखाई गई थी। उसके बाद शासन प्रशासन की टीम को, शासन प्रशासन को, सरकार को चिताया भी गया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए जो लोग पहले भी धरना पर बैठे हुए थे उनके साथ भी उत्तराखंड पुलिस सिस्टम ने, उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड शासन प्रशासन ने बर्बरता दिखाई थी। इसके बावजूद भी डीजीपी अशोक कुमार जी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने वाले समर्थकों पर लाठीचार्ज करने की बात करते हैं, उनके साथ बर्बरता दिखाने की बात करते हैं, उनको खदेड़ने की बात करते हैं और उन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे संवेदनशील मामले पर शासन प्रशासन के अधिकारियों का इस प्रकार का बर्ताव काफी निंदनीय है और काफी हैरान कर देने वाला है। जब शासन प्रशासन के अधिकारी, शासन प्रशासन का पुलिस सिस्टम लोगों के साथ, जनता के साथ इस प्रकार का बर्ताव करता है तब नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। जब सरकार के लोग, शासन प्रशासन के लोग अंकिता भंडारी जैसे निर्दोष लड़कियों के साथ दुराचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके साथ दरिंदगी दिखाते हैं और उनके बाद में निर्मम हत्या कर देते हैं तब नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन जब लोकतांत्रिक देश में जनता न्याय के लिए आगे बढ़ती है, न्याय की मांग करती है, इंसाफ की मांग करती है, तब नियमों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? आखिर हमारी उत्तराखंड सरकार अय्यासी क्यों कर रही है? आखिर हमारी उत्तराखंड की सरकार अपनी हद में क्यों नहीं रह रही है? आखिर उत्तराखंड सरकार क्यों जनता की नहीं सुन रही है? आखिर इंसाफ की बात क्यों नहीं कर रही है? आखिर अपराधियों को उनके अपराध का
दंड क्यों नहीं दे रही है। भाई और बहनों, हमारे उत्तराखंड में अभी भी कई गांव सड़कों से वंचित हैं और कई गांव में सड़कें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उन पर ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमारे शासन प्रशासन के लोगों को, हमारी सरकार के लोगों को उन गाँव की समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं, वे सड़कें नहीं दिखाई देती हैं। ये लोग भ्रष्टाचार करने में इतने लिप्त हैं कि इनको सिर्फ अपना जीवन दिखाई देता है और अपना परिवार दिखाई देता है। इनको आम जनता नहीं दिखाई देती है, आम पब्लिक की समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं। भाई और बहनों, अभी अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक दूल्हा अपने बारात को लेकर अपने ससुराल जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही एक सड़क बहुत समय से टूटी हुई मिलती है, जिसकी वजह से दूल्हा और बारातियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाद में दूल्हा इस बात से नाराज होकर गुस्से में वहीं पर धरने पर बैठ जाता है और इस बात से नाराज होकर दूल्हा बीच सड़क पर ही बारातियों के साथ धरना देना शुरू कर देता है। लेकिन बाद में दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे को और बारातियों को समझा बुझाकर घर ले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से दूल्हे और दुल्हन की शादी हो पाती है। और यह भी उत्तराखंड सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए शर्म की बात है। आप उस वीडियो को आगे देख सकते हैं। भाई और बहनों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारात लेके दुल्हन को लाने निकले दूल्हे को बीच सड़क में ही धरना देना पड़ गया। दूल्हे को इस प्रकार धरना देते हुए देख बारातियों ने भी दूल्हे का बखूबी साथ दिया। दरअसल दूल्हे और बारातियों ने यह धरना सड़क के बहुत समय से खराब होने और बहुत सारी दिक्कतों के होने के चलते दिया। जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में हल्द्वानी काठ गोदाम के हेड़ाखाल में ये संपर्क मार्ग पिछले 1 महीने से ठप पड़ा हुआ है, जिस कारण नाराज होते हुए दूल्हे और बारातियों ने बीच रास्ते में ही धरना देना शुरू कर दिया। भूस्खलन के कारण पिछले 1 महीने से ठप पड़े इस रास्ते को खुलवाने के लिए धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद थे, जहां उन्होंने सांकेतिक उपवास रखकर सरकार से इस रास्ते को खुलवाने की मांग उठाई। इसी दौरान बड़ी संख्या में धरना स्थल पर कांग्रेसी नेता और स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जहां वो लोग सरकार से जल्द काठ गोदाम हेड़ाखाल शिमला मोटर मार्ग को खुलवाने की मांग करने लगे। जहां इसी दौरान कोठा बाग के राकेश बिष्ट की बारात में शामिल गाड़ियां भी इस बदहाल सड़क में फंसकर रह गई, जिसके बाद दूल्हे को बारातियों सहित गाड़ियों से उतारना पड़ा। इस बात से नाराज होते हुए और गुस्सा दिखाते हुए दूल्हे ने बारातियों के साथ बीच सड़क में ही धरना देना शुरू कर दिया। जब बहुत समय से दूल्हे की बारात दुल्हन के घर नहीं पहुंची तो इस बात से दुल्हन पक्ष वाले चिंतित हो गए। दूल्हे राहुल ने कहा कि जब वह बारातियों के साथ दुल्हन को लेने के लिए घर से निकला था, तब उन्होंने यह सोचा नहीं था कि उनको इतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। दुल्हन पक्ष के लोगों को जब यह पता चला कि दूल्हा और बाराती रास्ता खराब होने के चलते नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं, तो वे लोग बारातियों को समझाने बुझाने और लेने के लिए निकल पड़े। इसके बाद बहुत समझाने बुझाने के बाद ही दूल्हा दुल्हन के गांव जाने के लिए राजी हो पाया। तो भाई और बहनों, इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कि जल्द से जल्द अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी और बिपिन रावत जैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा और उनके घर परिवार वालों को न्याय मिलेगा। और साथ ही साथ में हमारे देश प्रदेश में पार्टीवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद को छोड़ते हुए सिर्फ सरकार में उन्हीं लोगों को चुना जाएगा जो लोग देश हित में सर्वोत्तम होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूं, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और आज की वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी और बिपिन रावत जैसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई ब्लॉग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।